हेलो जी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के बारे में। अब हर एक कंपनी के ऊपर जाने से पहले हम एक ब्रॉडर इंडस्ट्री ओवरव्यू ले लेते हैं। भाई अगर आप कोई भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी उठा रहे हो, उसको आप दो मेन ब्रॉड सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक हो गई हमारी कंपनियां जो अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स कर रही हैं, मतलब उनका टिकट साइज इज लेस देन 20 लाख। वो 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए का अगर किसी को हाउसिंग लोन दे रही है तो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस की कैटेगरी में चली जाती है। वहीं उल्टी तरफ कोई कंपनी 50 लाख, 60 लाख, 5 करोड़ रुपए के आसपास का होम लोन कर रहा है या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दे रहा है, वो हमारी प्राइम हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आ जाती हैं। तो ये तो एक ब्रॉडर सेगमेंटेशन हो गया। अब अगर हम ग्रोथ देखने जाए इन दोनों सेगमेंट का, तो हमें पता चलेगा ये जो अफोर्डेबल वाला स्पेस है ये ज्यादा रेट पे ग्रो कर रहा है। अगर इन सारी कंपनी का जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में है, इनका हम एवरेज निकालें तो यहाँ पर 20% के आसपास का ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। वहीं जो प्राइम हाउसिंग वाली कंपनीज हैं वो 16-17% के आसपास पे बढ़ रही हैं। तो जो अफोर्डेबल वाला स्पेस है दैट इज ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस देन द लाइक्स ऑफ प्राइम हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। ये चीज में हमें समझ में आ गई। अब इसके साथ हम उठा लेते हैं हमारी आज की पहली कंपनी, देश की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस। अगर हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप के साथ, तो 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। अब देखो, कंपनी प्राइम हाउसिंग भी करता है, अफोर्डेबल हाउसिंग भी करता है, डेवलपर फाइनेंसिंग भी करता है। तो मतलब एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में डील करता है, क्योंकि आपका बेस इतना बड़ा हो गया है। आप सिर्फ एक पर्टिकुलर कैटेगरी को लेकर नहीं बैठे रह सकते कि भाई मैं सिर्फ और सिर्फ अफोर्डेबल ही करूंगा, अफोर्डेबल से ही मैं सारी की सारी ग्रोथ ले आऊंगा। ये सब कुछ कर रहा है, अफोर्डेबल भी करना है इनको, प्राइम भी कर रहा है इनको, डेवलपर फाइनेंसिंग भी कर रहा है। और डेवलपर फाइनेंसिंग में अगर आप हम देखेंगे, इनका इनका जो ग्रोथ है वो भी बहुत ज्यादा है। अब कंपनी कहा करता था, कंपनी का गाइडेंस ये था कि भाई हम 25% के आसपास का ग्रोथ लेके आएंगे ओवर वाई वाई लेवल। अगर आप फुल ईयर बेसिस पे देखोगे 25% के आसपास का ग्रोथ हम आपको गाइडेंस में दे रहे हैं। और अभी इनका 3 क्वार्टर पहले आईपीओ आया था और तीनों क्वार्टर में इन्होंने वो चीज डिलीवर भी की है। 26-27%, 26-27% के आसपास का इनका रिजल्ट आ रहा है, एईएम में ग्रोथ आ रहा है। इस बार का भी रिजल्ट उसी प्रकार का था। हमें 26% के आसपास का एईएम में ग्रोथ देखने को मिल गया और अब इनका एईएम साइज पहुंच गया 1,15,000 करोड़ रुपीस के आसपास। मतलब एक एक अच्छे खासे बैंक के साइज का इनका लोन बुक पहुंच गया। तो बहुत बड़ा साइज है, बट उसके बाद भी ये स्पेस इतना अच्छा कर रहा है कि ये कंपनी 26% के आसपास का ग्रोथ दिखा रही है, जो एक फिनोमिनल ग्रोथ हो जाता है इसके लिए। अब देखो, इसके वैल्यूएशन के ऊपर चर्चा बाद में करेंगे, बट अभी अगर आप ग्रोथ मैट्रिक देखोगे तो ग्रोथ मैट्रिक अच्छे लग रहे हैं, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 26% का ग्रोथ करना कोई आसान बात होती नहीं है। चलिए, अगर हम डिसबर्समेंट के बारे में बात करें, डिसबर्समेंट भी ठीक थे, 25% के आसपास का डिसबर्समेंट में ग्रोथ था, वहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम लोन बुक सेगमेंटेशन देखने जाएं तो 56% आता है हमारे होम लोन से, 11% आता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी से, 19% आता है लीज रेंटल डिस्काउंटिंग से, 12% आता है डेवलपर फाइनेंस से। और ये डेवलपर फाइनेंस वाला सेगमेंट में बहुत तगड़ा ग्रोथ देखने को मिला, यहाँ पर 49% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला। और यही चीज मेरे को इस बार थोड़ी सी अच्छी लगी नहीं कि भाई आपने गाइडेंस दिया था 25% ग्रोथ करने का, तो वो 25% अचीव करने के लिए आपको डेवलपर फाइनेंसिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ा, क्योंकि आपको इतना बड़ा बेस हो गया था। आप सिर्फ प्राइम लोन करके या सिर्फ अफोर्डेबल हाउसिंग लोन करके वो अपने 25% के टारगेट पे पहुंच नहीं पा रहे थे। इसलिए आपने बड़े बड़े जो डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, उनको बड़ा बड़ा लोन कर दिया कि भाई तू एक साथ 500 करोड़ रुपए ले जा, तू एक साथ 300 करोड़ रुपए ले जा। तो वो एक छोटी सी प्रॉब्लमैटिक पार्ट है। ऐसे हम देखने दें कि एसेट क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी आप देखोगे, आगे चल के हम देखेंगे, इनके ग्रॉस एनपी नेट एनपी नंबर एकदम प्रिस्टीन लेवल पे है। कंपनी का गाइडेंस भी बहुत बेहतरीन है इन टर्म्स ऑफ अगर हम एसेट क्वालिटी के बारे में बात करें। बट फिर भी थोड़ा बहुत, जैसे हमने बाकी कंपनियों में देखा है, हिस्टोरिकली भी देखा है कि ये जो आप डेवलपर फाइनेंसिंग करते हो ना, आप एक ही आदमी को बहुत ज्यादा लोन दे देते हो, तो आप अपना रिस्क थोड़ा सा रिस्कियर पोजीशन पे आ जाते हो। तो वो एक उस चीज के ऊपर हमें ध्यान रखना। बट हाँ, अगर कंपनी उसको ढंग से कर पाती है, अपने रिस्क को ढंग से मैनेज कर पाती है, वेल एंड गुड, हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात हमें ऐसे देखने को लग नहीं रही। बट हाँ, इस चीज पे हमें फोकस जरूर करना है कि इनकी डेवलपर फाइनेंसिंग में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। क्योंकि देखो, एक चीज समझते हैं, सपोज आपको 1 करोड़ रुपए डिस्बर्स करना है। अब 1 करोड़ रुपए डिस्बर्स करने के लिए आपने क्या किया, आपने 1-1 लाख रुपए करके डिस्बर्स किया, आपने 100 लोगों को 1-1 लाख रुपए दे दिए, तो आपका रिस्क 100 जनों में डिवाइड हो गया। बट डेवलपर फाइनेंसिंग में आप क्या करते हो कि यार मेरे को 1 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट करना है, 50 लाख एक को दे दिए, 50 लाख एक को दे दिए। अब बाई चांस एक भी आदमी डिफॉल्ट करता है, आपका सीधा सीधा 50% ऑफ द कैपिटल इज गॉन। तो ये है प्रॉब्लम डेवलपर फाइनेंसिंग के साथ। तो डेवलपर फाइनेंसिंग में हमेशा रिस्क हमें देख के चलना है। अगर ये उस रिस्क को मैनेज कर पा रहे हैं तो देन देयर इज अ नो इशू। ठीक है, ये चीज भी हमने समझ ली। अगर हम इनकी कॉस्ट ऑफ फंड्स के बारे में बात करें, एकदम स्टेबल रहा है, वहां से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां से कोई तकलीफ हमें देखने को मिल नहीं रही है।
एसेट क्वालिटी एकदम प्रिस्टीन लेवल पे, अगर आप देखो कि इंडस्ट्री बेस्ट एसेट क्वालिटी है। अगर आप देखो ग्रॉस एनपीए नंबर्स इनके 0.29% के आसपास पे है, नेट एनपीए नंबर्स 0.1% के आसपास पे है, और उसमें अभी भी हमें इंप्रूवमेंट ही देखने को मिला। मतलब इतना अच्छा एसेट क्वालिटी होने के बाद भी थोड़ा बहुत हमें इंप्रूवमेंट ही देखने को मिला कि भाई जो इनका क्रेडिट कॉस्ट था वो 12 बेसिस पॉइंट से घट के 10 बेसिस पॉइंट से रह गया। कुछ 35 करोड़ रुपए, 35 करोड़ रुपीज के आसपास इन्होंने लास्ट ईयर प्रोविजन में निकाले थे, वो घट के इस बार 30 करोड़ रुपीज ही निकालना पड़ा। तो बहुत बेहतरीन नंबर्स, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ पर तो कोई यहाँ पर तकलीफ हमें देखने को मिल ही नहीं रही। अगर आप देखो इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम वॉज अप 31%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वॉज अप 43%। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि हमारा अदर इनकम कंपोनेंट में बहुत ज्यादा गेन हमें देखने को मिला। देखो क्या होता है, एक तो आपने लोन दिया, अब लोन के ऊपर आपने इंटरेस्ट कमाया, वो तो हो गई आपकी इंटरेस्ट इनकम। उसके अलावा आपने सपोज कोई लोन प्रोसेस करा है तो आप लोन प्रोसेसिंग फी ले लेते हो। अगर किसी ने ईएमआई 2 दिन से मिस कर दी तो उसके ऊपर एक पेनल्टी लग जाती है, तो वो आप पैसा ले लेते हो। तो ये जितना भी एडिशनल फंड आता है, एडिशनल आप पैसा कमाई करते हो, ये आपके आता है अदर इनकम से। तो अगर अदर इनकम में बड़ा बूस्ट आ जाएगा तो आपका जो टोटल इनकम है वो बढ़ जाएगा। या दूसरी चीज, आपका अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा कि भाई पहले पिछले साल मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर 100 रुपए था, मेरा रेवेन्यू 100 रुपए था, बट इस बार मेरा रेवेन्यू 100 रुपए से बढ़ के 200 रुपए हो गया। मतलब कमाई मैंने डबल की सेल कर दी, बट जो मेरा खर्चा था वो 100 से बढ़ के 110 का ही हुआ। तो 10% इंक्रीज इन केपेक्स वर्सेस 100% इंक्रीज इन रेवेन्यू, इसका मतलब क्या हुआ? आपने उतने ही, ऑलमोस्ट उतने ही सामान में ज्यादा सेल कर दी, तो आपकी ऑपरेटिंग लेवरेज मिला। तो वो चीज हमें यहाँ पर होता हुआ देखने को मिला कि भाई एक तो केपेक्स उतना नहीं बढ़ा, अदर इनकम में ग्रोथ आया, इसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रेट ऑफ ग्रोथ वाज मच हायर देन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेट इंटरेस्ट इनकम। ये चीज भी हमने समझ ली। 43% के आसपास का वहां पर ग्रोथ देखने को मिला, और पार्ट उससे भी ज्यादा, पार्ट में हमें 54% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला, क्योंकि प्रोविजंस कम हो गए। जैसे हमने पहले बात करी थी कि इस बार कम प्रोवाइड करना पड़ा, इनको लग नहीं रहा कि इनका कोई लोन खराब होने वाला है, इनको अपनी जो एसेट्स हैं, जो इन्होंने लोन दे रखे हैं, उसके ऊपर काफी कॉन्फिडेंस है। इसकी वजह से कोई ज्यादा प्रोविजन करने नहीं पड़े और ज्यादा बूस्ट हमें देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ पार्ट। तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम हमें देखने को मिली नहीं रही। अच्छा, अब अगर इनका मिक्स के बारे में बात करें कि भाई ये कौन सी कैटेगरी के लोगों को ज्यादा लोन करने की सोचते हैं, कि भाई सैलरीड एम्प्लॉय वर्सेस सेल्फ एम्प्लॉयड, वर्सेस अगर आप कहीं जा रहे हो तो रूरल सेगमेंट में जा रहे हैं या टियर 1 टियर 2 सिटीज में जा रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये कोशिश ज्यादा करते हैं सैलरीड एम्प्लॉयज को देने की जिनका हायर हायर क्रेडिट स्कोर हो, क्योंकि जब आप प्राइम हाउसिंग करने जाते हो तब आप जनरली जनरली सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी की तरफ नहीं जाते, आप जाते हो सैलरीड एम्प्लॉय की तरफ, जिससे आपके लिए विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग ज्यादा हो। आपको पता है कि यार अगर मैं इस आदमी को 5 करोड़ का लोन दे रहा हूँ, इसकी 5 लाख रुपए की तनख्वाह है, तो वो तनख्वाह तो हर महीने आएगी आएगी, वो तनख्वाह पर डिफॉल्ट नहीं कर सकता। वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में क्या होता है कि यार अगर उसका बिजनेस खराब हो गया उस महीने, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। देखो ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है, इसमें कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय को लोन दे रहे हो तो खराब चीज है, या सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी को लोन दे रहे हो तो खराब चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने बिजनेस में रिस्क ढंग से मैनेज कर पा रहे हो, देखो फाइनेंशियल्स में तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि आप अपने रिस्क को मैनेज करो। अगर आप रिस्क मैनेज कर पा रहे हो तो देन देयर इज नो इशू। तो वही चीज हमें यहाँ पर भी देखने को मिली। अगर हम थोड़ी सी कंपनी के रेशियोज के बारे में बात करें तो यहाँ पर सब कुछ ठीक ही चल रहा है, यहाँ पर प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर वैल्यूएशन है। और यहाँ पर अगर हम देखने जाएं, अभी देखो एक और चीज समझते हैं, अभी आपका 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर पहले ही आईपीओ आया है, आईपीओ आया इसका मतलब आपका इक्विटी बढ़ा है, तो जो आपका आरओई नंबर है वो अभी कम हो गया है। अभी आप देखोगे कंपनी 12 12 12.5% 13% के आरओई के आसपास है, बट इनका जैसे 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 ये अपना लेवरेज बढ़ा के वापस 7 टाइम्स लेवरेज पे पहुंच जाएंगे। देखो एक एनबीएफसी आइडियली अगर बहुत अच्छी एनबीएफसी है तो 7 टाइम्स लेवरेज तक वो जा सकती है, वहां पर उसको कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। और ये बजाज फाइनेंस ने पहले के टाइम पे करके भी दिखाया कि वो 7 टाइम्स लेवरेज तक गए, उनको कोई ज्यादा तकलीफ आई नहीं है। एक तो इतने बड़े ग्रुप का बैकिंग है, बजाज का नाम है इनके पास, बजाज का इनके पास ब्रांड वैल्यू है, तो कभी भी इनको ये प्रॉब्लम तो आएगी नहीं। तो जो आज ये लोग 5 टाइम्स लेवरेज है वो बढ़ के 7 टाइम्स लेवरेज तक ये लोग पहुंचेंगे, तो आपको आरओई में ऑटोमेटिकली बूस्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो आरओई का क्या फॉर्मूला है, आरओई इज आरओए इनटू लेवरेज। तो जैसे आपका लेवरेज वाला कंपोनेंट बढ़ेगा आपका आरओई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो जो आज हमें 12 13 का आरओई दिख रहा है, हमें आगे आने वाले समय में ये 18 20% के आसपास का आरओई दिखे तो कोई बहुत अचंभे की बात नहीं होगी, बहुत बढ़िया है, ये कंपनी ये चीज कर सकती है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओवरऑल अगर हम रिजल्ट देखने जाए, बहुत बेहतरीन रिजल्ट, इतने बड़े बेस के ऊपर इतनी अच्छी ग्रोथ लेके आना एक बहुत फिनोमिनल जॉब है, बट प्रॉब्लम इज वैल्यूएशन। अगर आप देखो ये कंपनी 5.2 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है, इतने अच्छे इतने बेहतरीन रिजल्ट के बावजूद
अगर आप देखोगे जब इनका आईपीओ आया था शायद 10 टाइम्स प्राइस टू बुक पे पहुंच गए थे। जब मैंने उस टाइम वीडियो भी बनाया था उसके बारे में हमने चर्चा भी करी थी कि भाई 10 टाइम्स वैल्यूएशन पे सस्टेनेबल नहीं है चीजें। क्यों सस्टेनेबल नहीं है, एक बार समझते हैं। क्या बजाज हाउसिंग फाइनेंस फास्टेस्ट ग्रोइंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी? नहीं। तो अगर आप फास्टेस्ट ग्रोइंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी नहीं हो तो आपको जो वैल्यूएशन मल्टीपल है वो कम होगा ही होगा आपका। आप एक चीज समझो, आपको दो चीजें मिल रही हैं कि एक कंपनी आपको 30% के आसपास का रेट ऑफ ग्रोथ दे रही है, एक कंपनी आपको 25% के आसपास का रेट ऑफ ग्रोथ दे रही है। अब 25% वाली का प्राइस टू बुक इज 10 और 30 वाली का इज 3। तो आप कौन सी जाके चूज करोगे? आपको कम सस्ते दामों में या सस्ते वैल्यूएशन मल्टीपल पे एक ऐसी कंपनी मिल रही है जिसका रेट ऑफ ग्रोथ भी ज्यादा है। तो एंड ऑफ द डे क्या होगा, या तो वो जो सस्ता कंपनी है उसका जो वैल्यूएशन है वो उठ के वो 10 टाइम्स के आसपास आ जाएगा कि जो हमारी महंगी कंपनी है उसके बराबर आ जाएगा। या दूसरी चीज क्या हो सकती है कि जो हमारा महंगा कंपनी है वो सस्ता होके उसके उसके वैल्यूएशन मल्टीपल के बराबर आ जाए, कि या तो वो 10 से 3 चला जाए ये 3 से 10 चला जाए। ये डिस्पैरिटी बहुत लंबे समय तक रह नहीं सकती, ये चीज हमें समझना पड़ेगा। तो अब बजाज के साथ क्या हुआ कि भाई ठीक है, थोड़ा बहुत स्टॉक गिरा, थोड़ा बहुत बाजार गिरा, थोड़ा प्राइसेस गिरे, इसकी वजह से आपका प्राइस टू बुक मल्टीपल नीचे आया। बट उससे ज्यादा क्या हुआ कि ये स्टॉक स्टैग्नेट हो रहा है, यहाँ पर कोई ग्रोथ हमें नहीं देखने को मिल रही कि ये यहाँ पर सिर्फ इस फेज में ये बस बैठा हुआ है। और ये क्या है, ये टाइम करेक्शन हो रहा है। टाइम करेक्शन से क्या होगा कि भाई बजाज अपने जो गाइडेंस दे रहा है 25% के आसपास का गाइडेंस दे रहा है, वो उसके हिसाब से अर्निंग्स लेके आता रहेगा, उसके हिसाब से उसकी बुक वैल्यू बढ़ती जाएगी और एंड ऑफ द डे क्या होगा, आपका वैल्यूएशन कंप्रेशन होता रहेगा। तो शायद आपको पता चलेगा कि यार बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो शेयर है वो सन 2025 में 120 रुपए, 130 रुपए, 140 रुपए का था और सन 2026 में भी 120 रुपए, 130 रुपए, 140 रुपए के आसपास ही है। बट उस बीच में उसका जो अर्निंग्स है वो बहुत बढ़ गया, उसका बुक वैल्यू और बढ़ गया। तो वो जो 10 टाइम्स प्राइस टू बुक पे बिक रहा था, अब वो वैल्यूएशन रिडक्शन होकर 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स प्राइस टू बुक पे आ गया। तो ये चीज हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है बजाज हाउसिंग में। तो इस चीज के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटली कंपनी फिनोमिनल काम कर रही है, अच्छा लोन बुक ग्रोथ लेके आ रही है, अच्छे ग्रॉस एनपीए नंबर्स हैं, नेट एनपीए नंबर है, एसेट क्वालिटी एकदम प्रिस्टीन है, फ्यूचर ग्रोथ गाइडेंस भी बहुत सही है, वहां पर कोई कमी नहीं है। कमी वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव में। चलिए ये चीज हो गई। अब आ जाते हैं हम अपनी दूसरी कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरी कंपनी का नाम है आवास फाइनेंसर्स। ये राजस्थान बेस्ड एक लेंडिंग कॉर्पोरेशन है जो राजस्थान में चालू हुआ था, बट हाँ अभी पैन इंडिया फैल रहा है, बट अभी भी काफी सारा कॉन्सेंट्रेशन इनका राजस्थान से ही आता है। अगर इनके मार्केट कैप के बारे में बात करें तो रफली रफली 16,000 करोड़ रुपए के आसपास इनका मार्केट कैप है। अब इसमें थोड़ी सी गणित ज्यादा है। इसमें इन्होंने पिछले साल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरा साल ही, मतलब ऑल द 3 क्वार्टर्स, 3.5 क्वार्टर्स अगर हम मान लें, इन्होंने एक टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया कि भाई ये जो नए सिस्टम्स हैं उनको इन प्लेस लेके आए, कि भाई जो हमारे एलओएस एलएमएस सिस्टम्स हैं उनको इन्होंने अपनी लेगेसी बुक में इंटीग्रेट करने की कोशिश करी, जिससे ये अपने प्रोसेसेस को और स्मूथ लाइन कर पाए और उसका हमें इंपैक्ट भी देखने को मिला। बट होता क्या है कि जब आप इतने बड़े लेवल पे एक टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करते हो ना, आपकी बाकी सारी चीजें सफर कर जाती हैं, आपका लोन बुक का जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो सफर कर जाता है। और वही चीज हमें यहाँ पर देखने को मिली कि जहां पूरा का पूरा अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस 20% ऑन एन एवरेज बढ़ रहा है, ये कंपनी भी उसी रेट पे बढ़ पा रहा था जो एक टाइम पे कंपनी बहुत बेहतरीन काम किया करता था, ये इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म किया करता था। वो वाली फैक्टर इसमें से निकल गया, ये अब मोर और लेस इंडस्ट्री के आसपास ही ग्रो कर रहा है क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में फंसा हुआ था। अब इन्होंने लास्ट क्वार्टर में उसको पूरा कंप्लीटली फिनिश कर दिया है, वो इनका काम खत्म हो गया है। तो अब हमें उम्मीद है कि भाई आप ज्यादा रेट पे ग्रो करोगे, ये हमारी एक्सपेक्टेशन बनती है कि भाई अब तो आपने टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। और वो चीज हमें देखने को भी मिल रही थी कि अगर आप देखो पहले इनको एक लोन प्रोसेस करने में 20 to 25 डेज लग जाते थे, जो अब घट के लेस देन 7 डेज पे पहुंच गया। तो इनका टर्न अराउंड टाइम की अगर हम बात करें तो टर्न अराउंड टाइम हैज मैसिवली रिड्यूस्ड, मतलब 1/3 रिडक्शन इन टर्न अराउंड टाइम इज अ ग्रेट अचीवमेंट। तो आपने जो प्रोसेसेस इन प्लेस लेके आए, आपने जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया, उसका इंपैक्ट तो आ गया, बट जो एक साल आपकी बुक इंपैक्टेड रही, आप एक ऑप्टिमम लेवल पे या एक इंडस्ट्री लीडिंग लेवल पे ग्रोथ लेके नहीं आ पाए, अब वो चीज आ जानी चाहिए। अब आपको बैक टू मार्केट लीडरशिप पोजीशन पहुंच जाना चाहिए कि भाई आप अगर अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस स्पेस 20% पे बढ़ रहा है तो आपको 25, 30, 35% के आसपास का ग्रोथ लेके आना चाहिए। अब वो उस चीज के ऊपर हम फोकस करेंगे कि वो कितना कर पाते हैं। अभी इस क्वार्टर में तो इनका रिजल्ट उसी के आसपास था कि भाई हमने 18% के आसपास का एयूएम में ग्रोथ लेके आया और इन्होंने इस साल का गाइडेंस भी 20% के आसपास का ही दिया था। प्रॉब्लमैटिक पार्ट मेरे को क्या लगा कि सब कुछ खत्म होने के बाद भी कि भाई सब मैनेजमेंट को पता चल गया कि यार हो गया टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, अब हम
पूरी शिद्दत से अपनी लोन बुक ग्रो करने के ऊपर काम कर सकते हैं। अब हमें कोई इश्यूज नहीं आएंगे, कोई हिंड्रेंस नहीं है, और अब तो हम और भी ज्यादा एफिशिएंट हो गए हैं। उसके बाद भी इन्होंने FY26 का गाइडेंस 20% पे ही मेंटेन रखा। अब क्या ये इसको ओवर डिलीवर कर जाएंगे, ये सारी चीजें हमें देखना पड़ेगा। बट हाँ, हाल फिलहाल क्या बात है कि इनका 24 थोड़ा सा स्लगिश गया क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे। Q4 में भी इनका 18-19% के आसपास का AUM ग्रोथ आया, जो एक्सेप्टेबल नंबर है। आउट परफॉर्म नहीं किया, बट हाँ ठीक किया, खराब नहीं किया, ये चीज भी हमने समझ ली। डिसबर्समेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर 10% के आसपास का डिसबर्समेंट में ग्रोथ आया। अगर हम इनके AUM साइज के बारे में बात करें तो 20,000 करोड़, 20,400 रुपीज के आसपास का इनका 20,400 रुपीज के आसपास का इनका AUM है। अब देखो कितना मैसिव डिफरेंस है इनके AUM साइज में, कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस आज के दिन 1 लाख करोड़ से ज्यादा के AUM पे बैठा है, 1,15,000 करोड़ के AUM पे बैठा है, और वो अपनी बुक को 27-28% पे बढ़ा रहा है। बट आप सिर्फ 20,000 करोड़, मतलब 1/5 ऑफ दैट लोन बुक को सिर्फ 20% के आसपास बढ़ाने का गाइडेंस दे रहे हो। आपको तो अपने छोटे बेस को लेवरेज करना चाहिए, आपको और तेजी से बढ़ना चाहिए। ये हम बात करें अगले साल की, इस साल तो समझ में आ रहा था भाई आप टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, बट अगले साल के तो आपको गाइडेंस बढ़ाना चाहिए था। अब ठीक है, वो एक नेगेटिव पॉइंट, या हम कहें उतना अच्छा पॉइंट मेरे को नहीं लगा। बट हाँ, देखना पड़ेगा कि अगले साल हो सकता है ये लोग ओवर डिलीवर कर दें, कि भाई 20% बोला है, 25%, 30% के आसपास का ग्रोथ कर ले, और आगे चल के गाइडेंस को रिवाइज कर दें। वो एक सिचुएशन हो सकती है, बट उसको हमें ट्रैक ही करना पड़ेगा। अभी हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते ज्यादा। अगर हम इनके AUM सेगमेंटेशन के बारे में बात करें तो 68% ऑफ देयर लोन्स आर होम लोन, 13% आर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, 19 एंड द रिमेनिंग 19% आर MSME लोन्स। चलिए ये चीज भी समझ लिया। और ये उस तरह की कंपनी है जो ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के लोगों को टारगेट करता है। 60% ऑफ देयर कस्टमर्स आर सेल्फ एम्प्लॉयड, रिमेनिंग 40 आर सैलरीड। ये चीज भी हमने समझ ली। अगर हम ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करें, इनका अभी भी 33% ऑफ द लोन बुक कम्स फ्रॉम राजस्थान, 20% महाराष्ट्र, 12% गुजरात, 12% MP, और बाकी बचा हुआ जो भी ये 14 स्टेट्स में इनका प्रेजेंस है, जो बचे हुए 7-8 स्टेट्स हैं, बाकी इनका वहां से आता है। ये चीज भी समझ लिया। अगर हम इनके ब्रांच नेटवर्क के बारे में बात करें तो 397 का इनका ब्रांच नेटवर्क है, और उसमें भी कोई हमें बहुत तगड़ा इंक्रीज देखने को नहीं मिला। इन्होंने शायद पूरे साल में 30-35 नई ब्रांचेस ऐड करी थी, मतलब लेस देन 10% ग्रोथ इन ब्रांचेस। तो वो भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक पार्ट है कि आपको आपका ब्रांच नेटवर्क भी बढ़ाना पड़ेगा। देखो क्या है, जैसे हम बाकी सारी रिटेलिंग कंपनीज की तरफ देखते हैं कि भाई आपका स्टोर काउंट कितना बढ़ा, और उसके बाद आपका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कितना आ रहा, तो हमें बैंक को भी उसी तरीके से देखना चाहिए, NBFC को भी उसी तरीके से देखना चाहिए कि भाई 10% के आसपास तो मैं अपनी ब्रांचेस ही बढ़ा रहा हूँ, और जो मेरी एग्जिस्टिंग ब्रांच है उसमें अगर मैं 10% के आसपास का ग्रोथ ले आया तो मेरा बहुत बेहतरीन ग्रोथ आ जाएगा कि 25-30% के आसपास का मैं ग्रोथ कर लूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो ब्रांच नेटवर्क उस पेस पे नहीं बढ़ पा रहा। ब्रांच नेटवर्क आपका बढ़ रहा है 6-7% से, आपका जो ओवरऑल सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो हम कहते हैं रिटेलिंग कंपनीज में, वो 3-4% के आसपास का आ रहा है। आप ओवरऑल 17-18% के आसपास की ग्रोथ लेके आ पा रहे हो। तो अगर आप अपने ब्रांच नेटवर्क को बढ़ाओगे तो आपके AUM ग्रोथ में भी बहुत बूस्ट देखने को मिलेगा, एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। तो वो एक चीज समझनी है। और अभी आपको बहुत बड़ा कंपनी हुए नहीं हो, आपका आज शायद 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 400 टोटल आपके ब्रांचेस हैं, आपके सिर्फ 14 स्टेट्स में प्रेजेंस है। इंडिया जैसे इतनी बड़ी कंट्री में आपका सिर्फ 400 ब्रांचेस हैं, तो आपके लिए स्कोप ऑफ अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, आपके लिए पूरा का पूरा बाजार पड़ा है। बट आपको उसको एक्सट्रैक्ट तो करना पड़ेगा, आपको उस मार्केट में पेनिट्रेट तो करना पड़ेगा। तो वो चीज थोड़ी सी और डिसअपॉइंटिंग लगी, जहां पर ये लोग अगले साल इंप्रूव कर सकते हैं। पर ठीक है, अभी अभी आप इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हो कि भाई इतना बड़ा टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करना कोई आसान बात नहीं है, और उसके ट्रांसफॉर्मेशन होते समय भी अपनी बुक को एटलीस्ट इंडस्ट्री एवरेज के आसपास बढ़ाना भी आसान काम नहीं है। बट हाँ, आगे चलते हुए भाई अब तो हो गया ना, अब तो आपने सारे बहाने दे दिए, अब तो समय गुजर चुका है। अब आगे आने वाले समय में हमें इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम इनके एसेट क्वालिटी के बारे में बात करें, एकदम प्रिस्टीन एसेट क्वालिटी, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर भी अभी हमें इंप्रूवमेंट ही देखने को मिला। अगर ग्रॉस एनपीए के बारे में बात करें, 1.08% का ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए 8.7%, तो एसेट क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और थोड़ी सी चीज समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखोगे इनका नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में बात करें तो 14% के आसपास का इंक्रीज देखने को मिला। बट जो हमारी क्रेडिट कॉस्ट है, दैट इज आपका प्रोविजंस डिवाइडेड बाय टोटल लोन डिसबर्स्ड, दैट इंक्रीज्ड बाय 77%। उसकी वजह से पैट में हमें सिर्फ 8%,
7.8% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला। तो ये एक छोटा सा कंसर्न बन जाता है भाई, कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि कंपनी में कोई हाई तौबा मच गया या कोई कंपनी में घोटाला सामने आ गया या कोई कंपनी में बहुत बड़ा कोई ग्रॉस एनपी नेट एनपी में जंप देखने को मिल गया, ऐसा नहीं है। बट हाँ, एक ये प्रोविजंस बढ़ने के ऊपर हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि भाई ये इतने ज्यादा प्रोविजंस क्यों बढ़े। 77% का इंक्रीज छोटा नहीं होता, और इसकी वजह से इस कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं देखने को मिला कि भाई जैसे हमने बजाज हाउसिंग फाइनेंस के केस में देखा था कि भाई उनका शायद कितना 30, 31, 35% के आसपास का नेट इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ था, बट जो इनका पैट था वो पैट 54% के आसपास बढ़ा था, क्योंकि प्रोविजंस भी कम हुए थे, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा था, केपेक्स भी कम था। बट वो चीज यहाँ पर हमें होता हुआ देखने को मिला है। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारी तीसरी कंपनी की तरफ। तीसरी कंपनी का नाम है कैन फिन होम्स। अच्छा, उससे पहले एक बार और बात कर लेते हैं आवास फाइनेंसर्स का। अगर हम प्राइस टू बुक के बारे में बात करें तो ये अभी भी थोड़े प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, 3.7 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखने जाओगे जो हमारी ज्यादा तेज बढ़ने वाली कंपनी है, जैसे इंडिया शेल्टर फाइनेंस हो गया, इंडिया शेल्टर फाइनेंस इज ग्रोइंग इट्स बुक एट रफली 36, 37, 40% के आसपास पे। सेम सेम इज द केस विद होम फर्स्ट फाइनेंस, और दोनों 3-3.5 टाइम्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो उतने ही प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये कंपनी लगभग लगभग 50% का ही ग्रोथ दिखा पा रहा है। वो 36% का दिखा रहे हैं, ये सिर्फ 18% का दिखा रहा है। तो अभी भी यहाँ पर थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन पे तो ये कंपनी है। चलिए जी, ये चीज समझ ली। उसके बाद आ जाते हैं हमारी तीसरी कंपनी की तरफ। तीसरी कंपनी का नाम है कैन फिन होम्स। अगर इनके मार्केट कैप के बारे में बात करें तो 9,600 करोड़ रुपए के आसपास का इनका मार्केट कैप है। और ये कंपनी थोड़ा अजीब है, मतलब इन्होंने पिछले 4 क्वार्टर में बहुत गजब गजब चीजें करी है। पहले तो इन्होंने कह दिया कि भाई हमें तो अफोर्डेबल वाले स्पेस में ग्रोथ ही नहीं देखने को मिल रहा, हम तो अफोर्डेबल छोड़ के प्राइम हाउसिंग करने जा रहे हैं। तो पूरा इंडस्ट्री बोल रहा है कि अफोर्डेबल वाले स्पेस में ज्यादा ग्रोथ है इन कंपैरिजन टू प्राइम, और ये लोग कह रहे हैं कि हमें अफोर्डेबल वाले में ग्रोथ ही नहीं दिख रही, हम उठ के वहां से प्राइम में जा रहे हैं। तो पहली एक तो आप पूरे इंडस्ट्री को कैसे डिनाई कर सकते हो कि भाई एक बंदा बोले, दो बंदा बोले, समझ में आता है, बट सारे के सारे ये बोल रहे हैं कि अफोर्डेबल ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, और आप बिल्कुल ही उल्टा बोल रहे हो, तो उसका कुछ समझ में नहीं आता। चलिए छोड़ो, वो भी छोड़ो, आप प्राइम लोन करो, प्राइम लोन करके हमें लोन बुक में ग्रोथ लेके आओ, हमें उससे क्या मतलब है, प्राइम लोन वाली कंपनी बन जाओ आप, बट वहां पर भी ग्रोथ नहीं आ रहा। उसके बाद इनका 1 या 2 क्वार्टर पहले एक प्रॉब्लम हो गया था कि इनके जो ब्रांच मैनेजर्स थे, वो ब्रांच मैनेजर्स आलतू फालतू लोन अप्रूव कर रहे थे, और इनकी उससे एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम आ रही थी। तो इन्होंने उसकी वजह से इनको टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ा, इनको थोड़े मैनेजर्स के हाथ में से पावर निकालनी पड़ी, थोड़ा और स्क्रूटनी टाइट करना पड़ा। तो उसकी वजह से यहाँ पर स्लो डाउन देखने को मिला। एक पॉइंट तो ऐसा आ गया था इनका 2 क्वार्टर पहले इनका डिसबर्समेंट वाज डाउन 22% ओवर वाई लेवल। तो कंपनी के साथ प्रॉब्लम्स लगातार चल रही है, और उसके बाद भी कोई कंपनी का खास पेस ऑफ ग्रोथ है नहीं। अगर हम देखने जाएं इनकी लोन बुक में सिर्फ 9% के आसपास का इंक्रीज आया। देखो, 1 लाख करोड़ का जिसका लोन बुक है वो 25-26% के आसपास पे बढ़ रहा है। जो हमारी कंपनी टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर रही थी उसका 20,000 करोड़ के आसपास का लोन बुक था, वो 18-19% के आसपास पे बढ़ रहा है। ये कंपनी जिसका 38,000 करोड़ रुपीस के आसपास का लोन बुक है वो सिर्फ 9% पे बढ़ रहा है। तो देखो कितना मैसिव डिफरेंस है। और आप इस कंपनी का वैल्यूएशन उठा के देखोगे 1.9 टाइम्स प्राइस टू बुक पे बिक रहा है। तो ये सस्ता बिक रहा है, सस्ता बिक रहा है, इसका मतलब नेसेसरी नहीं है कि ये कंपनी अच्छा भी हो, ये एक वैल्यू बाय भी हो। इसको कम वैल्यूएशन इसीलिए मिल रहा है क्योंकि इसने काम खराब किया है, इसने कुछ ढंग का डिलीवर किया नहीं है। ये मतलब हालत खराब है यहाँ पर, सिंपल से अगर हम बात आसान भाषा में समझे तो। अगर डिसबर्समेंट के बारे में बात करें तो वहां पर भी कुछ खास ग्रोथ नहीं था, या वहां पर भी सिर्फ 6% के आसपास का इंक्रीज हमें देखने को मिला ओवर वाई लेवल, वाइल द पार्ट वाज अप 12%, 11-12% के आसपास का वहां पर हमें इंक्रीज देखने को मिला। अच्छा, अगर इनके आरओए और आरओई के बारे में बात करें तो वो मोर और लेस स्टेबल रहते हैं, वहां पर इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यील्ड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनका स्प्रेड ठीक बन रहा है, स्प्रेड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी लोन बुक को स्केल नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी लोन बुक में ग्रोथ नहीं लेके आ पा रहे हो, और जब तक ग्रोथ नहीं आएगा आप बाकी सारे मेट्रिक का कुछ भी नहीं कर सकते। आप अचार डाल लो, उसका कुछ कोई मतलब नहीं है। और इनकी तो ब्रांच नेटवर्क और भी शानदार है। इन्होंने पूरे साल में, नॉट इन द क्वार्टर, पूरे साल में 4 क्वार्टर मिला के इन्होंने 3 नई ब्रांच खोली। आप पूरे साल भर में अगर 3 ब्रांच खोल रहे हो तो आपकी कैसे आएगी ग्रोथ? आपका ब्रांच नेटवर्क नहीं बढ़ेगा तो आप ग्रो करोगे कैसे? आप सिर्फ एग्जिस्टिंग ब्रांचेस के बेस पे तो बढ़ नहीं सकते। आप कोई एसबीआई तो हो नहीं चुके हो कि अब आपका पैन इंडिया पेनिट्रेशन है, आप हर गांव गांव में जाके अपनी ब्रांच खोल के बैठे हो, और
आपको फर्क नहीं पड़ता, अब जितना जितना ग्रोथ आएगा उतना ही ग्रोथ आएगा। आज के दिन एसबीआई इनसे परसेंटेज टर्म्स में ज्यादा ब्रांच ग्रोथ कर जाता है, इनके सिर्फ 3 ब्रांच आप बढ़ा रहे हो, तो ये एक तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग नंबर है, मतलब बहुत ही खराब नंबर है। अगर हम इनके लोन बुक सेगमेंटेशन के बारे में बात करें तो 76% आता है इनका हाउसिंग लोन से, 11% आता है हाउसिंग रिक्रिएशन से, 6% आता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी से, और 7% आ जाता है हमारा अदर लोन से। अब अगर इनके बारे में बात करें तो ये लोग भी थोड़े से ज्यादा सैलरीड एम्प्लॉय की तरफ डिपेंडेंट है, या ज्यादा फोकस है कि भाई हम सैलरीड एम्प्लॉय को ज्यादा लोन करेंगे। और इसका सिंपल सा रीजन है कि जो भी प्राइम हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती है ना, वो ज्यादातर चाहती हैं कि यार हम सैलरीड एम्प्लॉय को ही लोन दे, जैसे हमने बजाज फाइनेंस के भी केस में देखा था, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के केस में देखा था। चलिए, अगर हम बात करें इनके जो डीएसए सोर्सिंग के बारे में, जो इनकी प्रॉब्लम आ गई थी कि इनके कोई भी रैंडमली बिना ढंग से असेस करे लोन्स को प्रोसेस किया जा रहा था उस वाले की, तो वहां पर भी हमें ठीक ठाक इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। जो डीएसए सोर्सिंग है वो नीचे गिर रही है। अगर हम इनके जोग्राफिकल सेगमेंटेशन के बारे में बात करें तो इनका 72% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम साउथ, रेवेन्यू कह लें या एयूएम कह लें, तो 72% साउथ से आता है, 13% नॉर्थ और 11% वेस्ट, और रिमेनिंग 3% आ गया हमारा ईस्ट वाले सेगमेंट से। चलिए, ये चीज भी हमने समझ लिया। उसके बाद इनकी एसेट क्वालिटी और बेहतर हुई, इंप्रूवमेंट इन एसेट क्वालिटी देखने को मिला। ग्रॉस एनपीए वाज एट 0.8%, नेट एनपीए वाज एट 0.47% के आसपास, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। निम्स इनके बारे में बात करें तो निम्स में इनका सिर्फ 7.5% का ग्रोथ आया। जब आपकी लोन बुक ही नहीं बढ़ेगी, आपका एयूएम ही नहीं बढ़ेगा, तो आपका नेट इंटरेस्ट इनकम में कैसे ग्रोथ आ सकता है? वही चीज हमें यहाँ पर देखने को मिली। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाज अप 11%। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि खर्चा ही नहीं हुआ, आपने कोई ब्रांच ही नहीं डाली, आपने कोई ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं किया, आपने कुछ जब जब आपने सेट ऑफ एम्प्लॉयज आपके वही हैं, बल्कि आपने कुछ एम्प्लॉयज फायर कर दिया, आपने एम्प्लॉय काउंट अपना कम कर दिया, आपने सेम ब्रांच खोल रखी है, उसका आपका जो रेंट जा रहा है वो जा रहा है। तो जब आप खर्चा ही नहीं करोगे, आप एक्सपैंड करने की चेष्टा ही नहीं करोगे, तो आपका केपेक्स क्यों बढ़ेगा? केपेक्स नहीं बढ़ेगा तो आपको थोड़ा सा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। कहानी वही है। उसके बाद अगर हम इनकी क्रेडिट कॉस्ट के बारे में बात करें तो क्रेडिट कॉस्ट वाज डाउन 4% ओवर अ वाई लेवल। और ये क्यों हुआ? क्योंकि आपकी एसेट क्वालिटी सुधर गई, आपने कोई लोन बुक में ग्रोथ तो करा नहीं, जो आपके एग्जिस्टिंग लोन थे वहां पर आप थोड़ी बहुत रिकवरी से लेके आ गए, जो खराब होने वाले थे उनके घर पे आप जाके थोड़ा बहुत माथा मार के उनको आप वापस पैसा कलेक्ट कर लिया, इसकी वजह से आपकी थोड़ी सी एसेट क्वालिटी और सुधर गई और आपके क्रेडिट कॉस्ट नीचे चला गया। इसकी वजह से आपका पार्ट 14% के आसपास पे बढ़ गया। तो 14% का पार्ट इंक्रीज इज नॉट अ ग्रेट नंबर। क्यों? क्योंकि आप लगातार क्रेडिट कॉस्ट नीचे नहीं घटा सकते, आपका एक पॉइंट पे आके एसेट क्वालिटी मोरलेस स्टेबल हो जाएगा। आप हर बार ये नहीं कर सकते कि आपने अपनी क्रेडिट कॉस्ट और घटा ली और घटा ली और घटा ली। आप क्या जो आपके ग्रॉस एनपी नेट एनपी नंबर है उनको क्या नेगेटिव में ले जाओगे क्या? तो आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा देने लग जाएगा क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो इसीलिए हमें फोकस करना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट इनकम में कितना ग्रोथ आ रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम ही वो ग्रोथ है जो आगे बहुत लंबे समय तक सस्टेनेबल है। आपको इंटरेस्ट इनकम में, अगर आपकी कंपनी अगले 10 साल जिंदा है ना, तो वो इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ तो अगले 10 साल आता रहेगा। बट क्रेडिट कॉस्ट की वजह से आपके पैट में ग्रोथ 10 साल नहीं आएगा, वो शायद 1 साल आएगा, शायद एक क्वार्टर ही आए, अगले क्वार्टर में भी ना आए। तो ये चीज हमें समझने की जरूरत है। तो देखो, हमने 3 कंपनी पढ़ी। एक कंपनी बहुत बेहतरीन रेट पे ग्रो कर रहा है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इंडस्ट्री लीडर, सबसे बड़ा बेस, फिर भी बहुत अच्छा ग्रोथ, 26-27% के आसपास का ग्रोथ, बट वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। दूसरी कंपनी हमने पढ़ी जो एक टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरी है, अच्छा ठीक ठाक पेस ऑफ ग्रोथ है, बट इन कंपैरिजन टू अदर कंपनीज अभी भी एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है और उतनी ग्रोथ नहीं लेके आ पा रहा। प्रीमियम वैल्यूएशन कैसे? देखो, 7 का प्राइस टू बुक मल्टीपल इज नॉट एक्सपेंसिव। अगर वो कंपनी उस हिसाब का ग्रोथ लेके आ रही है, अगर आप, अच्छा चलो कोई भी एक रैंडम कंपनी उठा लेते हैं, फाइनेंशियल्स को छोड़ते हैं, अगर कोई कंपनी 100% के आसपास पे रेट ऑफ ग्रोथ दिखा रही है, 100% से अपने रेवेन्यूज को बढ़ा रही है, अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा रही है, उसके ऊपर ऑपरेटिंग लेवरेज आ रहा है, तो उस कंपनी के लिए 150 का पी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 200 का पी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अनलेस एंड अनटिल वो उस ग्रोथ को सस्टेन कर सके कि भाई वो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल वो 100% की पेस ऑफ ग्रोथ पे चल ही जा रहा है, चल ही जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप देखो कि आप 100 के पी पे बैठे हो और आपका ग्रोथ 10% है, तो आप एक्सपेंसिव हो जाओगे, तब हम बोलेंगे कि यार ये तो पी मल्टीपल देने लायक ही नहीं है। ये चीज समझनी है। तो बजाज फाइनेंस ग्रोथ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, आपका वैल्यूएशन मल्टीपल बहुत ज्यादा है। आवास के केस में ग्रोथ ठीक ठाक है, बट वैल्यूएशन आपने प्रीमियम वाला ले रखा है, आपने वैल्यूएशन ले रखा है 25-30% 40% ग्रोथ करने वाला। 40% ग्रोथ करने वाले वैल्यूएशन पे आप सिर्फ 18% के आसपास का ग्रोथ लेके जा रहे हो, इसलिए हम बोल रहे हैं प्रीमियम वैल्यूएशन है। तीसरा केस जो रिलेटिवली तीनों में सबसे सस्ता लगता है, दैट इज कैन फिन होम्स। कैन फिन होम्स में ये है कि आप कुछ ग्रोथ कर ही नहीं रहे हो, आपकी इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ नहीं आ रही, आपकी लोन बुक बढ़ ही नहीं रही, आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हो।
तो वहां पर उस तरीके का प्रॉब्लम है। तो हर जो चीज सस्ती दिख रही है वो जरूरी नहीं है अच्छी हो, एक वैल्यू बाय हो, वैल्यू अपॉर्चुनिटी हो। वहीं जो हर चीज महंगी दिख रही है वो जरूरी नहीं है उतनी ही महंगी हो सकता है उसका अंडरलाइन फंडामेंटल्स इतने अच्छे हो कि वो उस वैल्यूएशन मल्टीपल को सस्टेन कर जाए और शायद उससे भी आगे निकल जाए। तो ये चीज हमें समझना पड़ेगा। तो चलिए अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।